हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए इंडिविजुअली 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बायो का पार्ट 2, मतलब पहले पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ बायो, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि जो बायो का सेक्शन है या फिर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन है, ये आपके जो भी एग्जाम है जहाँ पे साइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस की। अब ये देखिए कि साइंस की इंपॉर्टेंट बस स्टेट पीसीएस के लिए नहीं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस आता है, चाहे सेंटर का कोई एग्जाम हो गया, तो साइंस हमेशा सेम ही रहता है। तो ये आपकी हर एक जो एग्जाम है जहाँ पे साइंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्टिकुलर एग्जाम का, उन सभी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, माय नेम इज नितिन विशिष्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग। तो मतलब जो मानव दिमाग या मस्तिष्क का कौन सा पार्ट होता है जो हमें निगलने, ठीक है, या फिर जो उल्टी के लिए क्या होता है कि वो हेल्प करता है, मतलब रेगुलेट करता है उन चीजों को। ऑप्शन नंबर ए इज सेरिबेलम, बी इज सेरिब्रम, सी इज मेडुला ऑब्लांगेटा, डी इज पोन्स। यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो रेगुलेट करता है स्वेलिंग और वॉमिटिंग के वाले सेंटर को। हम ब्रेन के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, कि वो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर पहले तो 3 लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। अब इनमें 3 लेयर में कौन कौन सी होती है? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरिकनोइड। 3 तरह की लेयर्स होती हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरिकनोइड। तो इसके बाद जो ब्रेन का अंदर वाला पार्ट होता है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं जो ब्रेन के मेन पोर्शन होते हैं। तो बाहर की लेयर्स होगी ना ब्रेन के, अब ब्रेन के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको भी 3 में बांटा गया है। जैसे कि हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। अब फ्रंट ब्रेन के भी कुछ पोर्शंस होते हैं। जैसे फोर ब्रेन में कौन कौन सा पाया जाता है? जो मतलब जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। 3 पोर्शन होते हैं फोर ब्रेन के। अब इन पोर्शंस का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग चीजों को ये रेगुलेट करते हैं। देखिए, जो हमारा फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम होता है, जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो भी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है। तो सेरिबेलम वाला पार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? फोर ब्रेन में। और वही सब कुछ हमारा रेगुलेट करता है, जो मैंने भी किया, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। उसके बाद हमारा आता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस वाला पार्ट यहां पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम थैलेमस बोलते हैं। और हाइपो का मतलब होता है बिलो, मतलब जो थैलेमस के बिलो होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। मतलब ये वाला पोर्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। ये हमारा जो हंगर है, उसको अगर भूख वगैरह लगती है तो ये वाला पोर्शन बताता है हमें माइंड का कि आपको भूख वगैरह लग रही है। तो उसके बाद ये तो हमारा हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। उसके बाद हमारा आता है मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है वो ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब वो हमारा जो फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, उनके बीच में उनको कनेक्ट करने का, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारा जो मिड ब्रेन होता है। इसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, जो लास्ट पोर्शन होता है हमारा ब्रेन का। अब जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? सेरिब्रम पाया जाता है। याद रखना है, सेरिबेलम हमारा फोर ब्रेन पाया जाता है, सेरिबेलम इन फोर ब्रेन। और जो सेरिब्रम होता है वो कहां पर पाया जाता है? हमारा हिंड ब्रेन में पाया जाता है। अब देखो, जो भी हमारा सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारा इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? सेरिबेलम होता है जो मेंटेन करता है बॉडी पोर्शन को और इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है बॉडी का। हम चल पा रहे हैं इजिली, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? सेरिबेलम की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पा रहे हैं। तो वो रेगुलेट करता है हमारे इक्विलिब्रियम को और बॉडी पोस्चर को। तो वो हमारा काम होता है किसका? हिंड ब्रेन के अंदर कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है, उसी तरह यहां पर पोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगेटा दिया हुआ है।
ठीक है। अब पोन्स का क्या करता है, ये भी ब्रिज की तरह काम करता है, ये जोड़ने मेडुला ऑब्लिगेटा को ब्रेन के पार्ट से जोड़ रहा है ये, ठीक है। ये बीच में पोन क्या करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। और आगे मेडुला ऑब्लिगेटा नीचे की तरफ बढ़ती बढ़ती कहां तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, वैसे ही जैसे ब्रेन के ऊपर होती हैं। अब ये जो मेडुला ऑब्लिगेटा ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता करता फिर हमारे हिप तक जाता है, ये पूरा फिर कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम बात करें कि 2 तरह के हमें पता है कि इनके अंदर एक ग्रे मैटर पाया जाता है, एक व्हाइट मैटर पाया जाता है। अगर ब्रेन की बात करें, जो ग्रे मैटर है वो ब्रेन के बाहर पाया जाता है, मतलब जो आउटर पोर्शन है वो क्या होता है, वो ग्रे मैटर से बना होता है, जबकि जो इंटरनल पोर्शन है उसमें क्या पाया जाता है, व्हाइट मैटर पाया जाता है। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है, वहां पर ग्रे मैटर अंदर पाया जाता है और व्हाइट मैटर बाहर पाया जाता है। और यहाँ पर जो सिग्नल लेके आने का काम करते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स करते हैं, कि जो सिग्नल्स ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हो यहाँ पे, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये सभी को मेंटेन करके रखता है, बाकी सारी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को देखता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो होप सो कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है कि कौन कौन से ब्रेन का पार्ट क्या होता है, और दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना कि सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में, ये 2 चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि दोनों के नाम अप्रोक्स क्या सेम है, तो बट दोनों के फंक्शन बहुत अलग अलग है। तो ये था ब्रेन के बारे में। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन, कि इनमें से कौन से एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होती है, मतलब वो स्किन से रिस्पायर करते हैं, ठीक है, मतलब जो सांस है वो स्किन के थ्रू लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लाइंग फिश, बी इज सी हॉर्स, सी इज फ्रॉग और डी इज कैमलियन। तो कैमेलियन, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज फ्रॉग, ठीक है। तो मेनली इनको बोलते हैं एम्फीबियंस, मतलब जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जो लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये जो मेनली सांस लेते हैं ये गिल्स के थ्रू भी ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ये स्किन के थ्रू भी ले लेते हैं। तीसरा इनके माउथ के थ्रू भी, 3 पार्ट होते हैं फ्रॉग के, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेट कर सकते हैं, ठीक है, गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और तीसरा इनके माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज फ्रॉग, विच इज एन एम्फीबियन जो रिस्पायर करता है अपनी स्किन के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, कि जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसकी उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए इनमें से कौन हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इज क्लोस्ट्रीडियम, बी इज राइजोबियम, सी इज सैल्मोनेला और डी इज स्टेफिलोकोकस। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है दैट इज राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। तो ये क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, तो इस तरह की काफी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है एटमॉस्फेयर से, वो कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। तो ये करता है कि रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कि जैसे हमारे पी प्लांट हो गया, ठीक है, चने का प्लांट हो गया, या फिर हमारा मस्टर्ड हो गए, ये सारे क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। तो इनमें नोड्स होती हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज राइजोबियम विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा एंड हैंस टू द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ह्यूमन हार्ट का ऐसा पार्ट है जो पंप करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मतलब हार्ट से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हमारे अरोटा है और उसके बाद जो बॉडी पार्ट है उसको ट्रांसफर करता है। अब यहां पर ऑप्शन नंबर ये दिया है राइट ऑरिकल, बी इज लेफ्ट ऑरिकल, सी इज राइट वेंट्रिकल और डी इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड वाला चैम्बर और एक राइट साइड वाला।
तो ऊपर होता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट नहीं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। तो यहां पर हमारा कौन सा काम करता है? सो देखिए यहां पर समझने के लिए आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है। सो देखो इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा पहले ब्लड है लंग से, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कहां पे आएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा। कहां पे आएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसके थ्रू कहां पे एंटर करेगा? वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद वो कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो अगर उसकी जो जाना होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो कहां पे जाएगा? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा हमारा अरोटा में, और अरोटा से कहां पे जाएगा? इसके बाद कैपिलरीज में। मतलब यहां पर ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कहां से जा रहा है? पहले पल्मोनरी आर्टरी से गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में। अब अरोटा से क्या होगा? यहां पर जाएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यहां पर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पर किस में चेंज होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा कैपिलरीज में, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेज का। अब इसके थ्रू अब क्या होगा? बाद में जो ब्लड एंटर करे वो करेगा हमारी वेन्स से जाएगा वेना कावा में। अब वेना कावा से कहां पे जाएगा? पहले फिर जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से यहां पर होता हुआ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर से कहां पर पहुंच जाएगा? हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा। और फिर लंग्स से क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड होके फिर से हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। सो देखो यहां पर जो पूछा हुआ था तो वो कौन सा पार्ट है कि जो अरोटा को कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर यहां से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दैट इज डी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी द राइट आंसर, कि जो वो पार्ट है जो फुल्ली पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे अरोटा से और उसके बाद बॉडी में। ठीक है, तो वो कौन सा हमारा पार्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। तो सिंपल याद रखना है, पहले लेफ्ट एट्रियम आता है, वेंट्रिकल आता है, फिर अरोटा आता है, फिर उसके बाद कैपिलरी एक्शन होता है, फिर हमारा राइट वाला वेन्स भी चला जाता है, फिर वेना कावा, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से वापिस लंग्स में। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है अलग अलग पार्ट से। तो यहाँ से कोई भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन क्या है हमारा, राइट एट्रियम से कहाँ पे ब्लड जाता है? तो कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है? तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड यहाँ से पास करता है इस वाले पोर्शन से, तो यहाँ से ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो वही हमारा ये सारा डीऑक्सीजन, जो ब्लू वाला पोर्शन है ये डीऑक्सीजनेटेड वाले पार्ट को दिखा रहा है, और जो रेड वाला पोर्शन है ये ऑक्सीजनेटेड पार्ट को दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, कि दूध से दही को बदलने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए इज फंजाई, बी इज बैक्टीरिया, सी इज वायरस, और डी इज नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर देखिए जो दही है वो कन्वर्ट होता है किसमें, या दूध है वो किसमें कन्वर्ट होता है? दही में। किसकी हेल्प से? एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, इसको क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है बैक्टीरिया का नाम? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो हेल्प करता है दूध को दही में बदलने के लिए। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज बैक्टीरिया, और नाम भी याद रखना है क्या है उसका नाम? लैक्टोबैसिलस। देखो जितनी बार ये चीजों को आप बोलोगे, रिवाइज करोगे, उतनी बार तुम्हारे आपके दिमाग में ये बात सेट होती जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार इनको बोलिए, तो उसके थ्रू ये बातें आपके दिमाग में ज्यादा इजीली सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, और कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है। तो पहले तो आपको एंजाइम पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होते हैं। देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब पहले कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्शन में पार्ट ना लेके किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, या उसकी स्पीड को अल्टर करने का काम करता है, बढ़ाने या घटाने दोनों के काम कर सकता है वो। ठीक है, तो मतलब अल्टर कर सकता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को। तो अलग अलग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट का यूज वैसे केमिस्ट्री में वर्ड है, जब हम इसका यूज करते हैं बायो में तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और इसका नाम क्या पड़ जाता है? एंजाइम्स।
तो उसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको फास्ट करने का काम कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन बोला है ए अमाइलेज, बी पेप्सिन, सी सोमेटोट्रोपिन, डी ट्रिप्सिन। सो इनमें से पूछा हुआ है कौन सा एंजाइम नहीं है। सो यहाँ पर आपने इन सभी के बारे में सुना होगा, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, बट ये जो हमारा सोमेटोट्रोपिन है ये क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये तो एक हार्मोन है, तो यहां से हमें पूछा हुआ है कि इसमें से एंजाइम कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो अमाइलेज, अमाइलेज क्या होता है, सेल्युलर अमाइलेज, जो हमारे माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो वहां से जो स्टार्च निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है, सेल्युलर अमाइलेज की वजह से। अब पेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है, हमारे पेट में HCl के साथ कौन निकलता है, साथ में पेप्सिन भी निकलता है, जो क्या करता है, एसिडिक मीडियम जब फूड का हो जाता है तो उसके अब एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को निकालता है, किससे, इनडाइजेस्टेड फूड से प्रोटीन को निकालने का काम करता है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है, फर्दर उन प्रोटीन्स को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है, उन प्रोटीन्स को और स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करता है ट्रिप्सिन। सो पेप्सिन, प्रोटीन्स, ये दोनों मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। सो होप सो आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था कि एंजाइम कौन नहीं है, वो कौन है, सोमेटोट्रोपिन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, कि जब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होती है तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रोंचाई, ब्रोंकाई, बी इज एल्वियोली, सी इज ब्रोंकियोल और डी इज प्लूरा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एल्वियोली, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स देखते हैं कि उनमें किस किस तरह से हवा कहाँ कहाँ पे क्रॉस करती है, जब हवा मतलब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे एंटर करती है। तो देखिए ये लंग का स्ट्रक्चर है। तो पहले तो जो हमारे लंग में जो यहाँ पर एक क्या लगा देगा आपको, रिंग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ताकि जो थोड़ा एयर है वो फ्लो थोड़ा सा मतलब एक कॉन्टिन्यूस फ्लो हो सके एयर का। उसके लिए क्या होता है, हमारा ट्रैकिया को इंस्टॉल किया होता है, जो एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है लंग्स में। अब ट्रैकिया के एंटर करने के बाद जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ पे एंटर करता है, ब्रोंकिस में एंटर करता है, मतलब जिनको बोलते हैं ब्रोंकिस, ब्रोंचिस ऐसे बोल देते हैं उसको। तो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो आप चेक कर लेना, वैसे उसको ब्रोंचाई बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई में एंटर करता है, ब्रोंकाई में क्या होते हैं, फर्दर ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई में क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, एल्वियोली होता है। अब जो एयर सैक्स होते हैं वो एयर को कंटेन करने का काम करते हैं, और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, और एल्वियोली के अंदर। तो सबसे पहले ट्रैकिया आया, ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रोंकाई आया, ब्रोंकाई के अंदर क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स के अंदर होते हैं एल्वियोली, और वहां पे होते हैं एयर सैक्स, जहां पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये पूरा वो पूछ सकते हैं कि आपको सिस्टमैटिक वे में बताइए कि कहाँ कहाँ से क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिया, दैट, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद हमारा एल्वियोली, और एल्वियोली में क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। तो ये हमारा पूरा पैटर्न होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन फ्लो करती है हमारे लंग्स के अंदर। सो यही पूछा हुआ था कि एक्सचेंज कहाँ पे होता है। सो एल्वियोली वही पार्ट होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन। तो हमें पूछा हुआ है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन को प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर ए में पूछा हुआ है एड्रिनल, बी में पूछा हुआ है पैंक्रियाज, सी इज पिट्यूटरी, और डी इज थायराइड। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये ही क्या करता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करता है, मतलब उसको बनाता है, प्रोड्यूस करता है। अब आगे हमारे एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, थायराइड है, ठीक है। तो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह इसका काम होता है। पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। जो थायराइड होता है वो हमारा गले में होता है, ठीक है।
तो इसका काम भी क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना, मतलब ये सभी के फंक्शंस क्या होते हैं, थोड़े बहुत एक दूसरे के मिक्स फंक्शन होते हैं इनके। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था, दैट इज मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारा निर्माण करता है किसका, ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 9 में पूछा हुआ है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम ए डेड डोनर टू ए लिविंग पर्सन। देखा होगा आपने कि जब कभी भी किसी की अगर डेथ हो जाती है अर्ली एज में, या फिर जिनकी आईज काफी अच्छी होती हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आई को डोनेट करते हैं। तो हमसे पूछा हुआ है कि आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डोनर डोनेट करता है, ठीक है, जब कोई पर्सन मर जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बोला है कॉर्निया, बी इज रेटिना, सी इज आइरिस और डी इज स्क्लेरा। सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, जो हमारा आउटर मोस्ट, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, वो होता है कॉर्निया। तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन करी जाती है, ठीक है, किसी ऐसे ह्यूमन बींग में जिसकी जो मतलब आईज है वो ठीक नहीं है, एक डेड किसी डोनर से। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया विल बी द राइट आंसर। अब हमें बाकी रेटिना दिया हुआ है, जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ पे जाके बनती है, वो आई में कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। और ये इमेज बनती कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। आगे आइरिस दिया हुआ है। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये आई का ये जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया, ठीक है। और उसके बाद हमें आइरिस दिया हुआ है, और आइरिस के अंदर क्या होता है, प्यूपिल होता है। तो आइरिस क्या होता है कि कलर्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो क्या होती है, उसके अंदर होता है हमारा प्यूपिल, ठीक है, जो क्या होता है, मतलब बिल्कुल डीप एक आई लेंस होता है। जो प्यूपिल का साइज मतलब अलग अलग कलर हो सकता है, ब्लैक भी होता है, कहीं में ब्लू कलर का भी होता है। तो प्यूपिल होती है यहाँ पे, आइरिस होता है, फिर सिलरी मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, ठीक है, कि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, वो हेल्प करती हैं। अब वहाँ पर स्क्लेरा दिया हुआ था, तो स्क्लेरा क्या करता है, जो हमारी आई बॉल है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको एक्सपैंड या उसको मतलब उसकी साइज को मेंटेन करके रखता है स्क्लेरा, जो आई बॉल का साइज होता है। अब यहाँ पर विट्रस ह्यूमर दिया है, जो आई के अंदर लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और जो सिग्नल सेंड करता है आई, वो किसके थ्रू करता है, ऑप्टिकल या ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे सिलरी मसल दिया हुआ है, तो ये कंट्रोल करती है कि प्यूपिल क्या होता है कि जो कभी हम डार्क जगह पे जाते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारी आईज में लाइट ज्यादा चाहिए होती है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो सिलरी मसल्स हेल्प करती है उनको प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने में, ठीक है, बड़ा करने में, छोटा करने में। तो जितनी लाइट एंटर होनी चाहिए वो कंट्रोल करेगा हमारा सिलरी मसल्स। और एंटर लाइट कहाँ पे करती है, वो हमारी इस मिडल वाला पार्ट, जो प्यूपिल वाला पार्ट होता है, उसके थ्रू एंटर करती है। तो देखिए अगर डिम लाइट होगी तो क्या होगा, वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा प्यूपिल का, ताकि हमें ऑब्जेक्ट या कोई भी चीजों को देखना है वो अच्छे से दिख सके। उसी तरह जब डार्क लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट एंटर करे हमारी आई में। तो वो कंट्रोल कौन करता है, वो सिलरी मसल ही कंट्रोल करती है। सो होप सो आपको आई का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर स्क्लेरा लिखा हुआ है, तो ये कंट्रोल करता है जो लेंथ होती है आई वॉल की, जो हमारे अंदर आई वॉल होती है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो अर्थ का किस भाग का जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रोपोस्फेयर, बी इज मीजोस्फेयर, सी इज स्ट्रेटोस्फेयर और डी इज आइनोस्फेयर। सो मैं बता दूं, सबसे अर्थ की जो लोअर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारे सबसे जब हम जाते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मीजोस्फेयर एंड फिर देन आइनोस्फेयर आता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जो अब हमारी जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर की पाई जाती है। अब अगर हम बात करें जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं तो वो ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं, मतलब बादलों से ऊपर उड़ते हैं, ताकि उनको विजिबिलिटी में कोई मतलब सिग्नल्स वगैरह ज़्यादा लॉस ना हो सके। तो एरोप्लेन जो वगैरह उड़ते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब थोड़ा सा ही ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा उसके ऊपर थोड़ा सा कहाँ पे उड़ते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कौन सी लेयर का बढ़ रहा है, तो वो ट्रोपोस्फेयर का बढ़ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ फूड वेब, कि एक जो फूड वेब है जिसको हम खाद्य जाल बोलते हैं, उसको इनमें से कौन सी टर्म अच्छे से डिफाइन कर पा रही है। ऑप्शन नंबर ए, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर देयर आर सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन्स। तो क्या बोला है कि एक कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की, मतलब उनका कुछ संगठन है जहां पे वो क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं फूड चेन के थ्रू। फूड चेन समझाऊंगा कि किस तरह से होती है। ऑप्शन नंबर बी, अ चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब ये एक चेन होती है जो एनर्जी ट्रांसफर करती है लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। सो देखिए जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे फूड वेब को अच्छे से डिफाइन करता है कि कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं फूड चेन में। तो अगर हम फूड चेन की बात करें कि अगर मैं स्टार्ट करूँ फूड चेन को, जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, इसको अगर इस प्लांट को सपोज करो किसी उसने डीर ने खाया, ठीक है, और फिर डीर को क्या खाया, किसी लायन ने खा लिया, तो इसकी वजह से भी क्या बना, एक फूड चेन बन गई। उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर इस प्लांट को किसी ने क्या दिया, ये रैबिट ने खाया, ठीक है, उस रैबिट को उस रैबिट को किसने खाया, या कोई भी बोल सकते हैं वो जो होता है बाज वगैरह होते हैं, तो किसी बाज ने खाया, तो यहाँ से भी क्या है एक फूड चेन बन गई। तो अगर हम यहाँ पर ह्यूमंस को भी ले आते हैं कि जैसे ये प्लांट है इसको डीर ने खाया, ठीक है, जो डीर है उसको किसने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। तो ये क्या है, ये जो फूड चेन्स है ये अलग अलग तरीके से, या डीर से यहाँ ह्यूमन भी आ सकता है, तो ये आपस में कैसे हैं, इंटर रिलेट कर रही हैं। तो ये जो इंटर रिलेटेड चेन्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अब यहाँ पर हमसे एक और पूछा हुआ था, जैसे यहाँ पर इनकी एनर्जी लेवल होता है, देखो ये इस तरह पिरामिड शेप होती है एनर्जी लेवल की, कैसी होती है, पिरामिड की शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे लोअर मोस्ट लेवल में जिसका बेस सबसे हाई होता है, मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, ऊपर से हम नीचे मूव करते हैं तो एनर्जी लेवल, तो एनर्जी कम होती जाती है। तो मतलब जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जो मिलती है वो प्लांट्स को मिलती है, मतलब जो सबसे पहले जो प्राइमरी वो टेकर होते हैं, जो प्राइमरी चीज़ों को खाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। उसके बाद जो एनर्जी आगे मिलती है वो 10% रूल लगता है इसमें, कि सपोज करो इसको जो एनर्जी मिली है वो मिली है 100 ग्राम में, ठीक है, 100 जूल मिली है एनर्जी। तो जो अगले ट्रॉपिक लेवल मिलेगी वो इसका 10% मिलेगा, मतलब यहाँ 10 जूल मिलेगी। अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी 1 जूल, अगले में जाएंगे तो यहाँ मिलेगी 0.1 जूल। तो ये हमारा होता है एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जो बेस होता है उस पर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी मिलती है, मतलब जो पेड़ पौधे खाने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको जो एनर्जी का कंटेंट मिलता है वो सबसे ज़्यादा हाई मिलता है। उसके बाद 10% रूल के अकॉर्डिंग बस 10% ही आगे अगले लेवल में ट्रांसमिट होता है। इसको बोलते हैं हम फूड, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो 10% रूल को फॉलो करते हैं और वो 10% से कम होते रहते हैं। तो यहाँ पर 10% पार्ट आगे ट्रांसफर होता है, यहाँ पर 100 है तो 10% यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, मतलब जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे है। सपोज करो अगर यहाँ पे कोई प्लांट है, प्लांट को जो एनर्जी मिली होगी उसका 10% किसी डियर को मिलेगी, ठीक है। अगर डियर को किसी और चीज़ ने खा लिया, सपोज करो बेयर ने खा लिया, ठीक है, अगर बेयर के बाद उस बेयर को ह्यूमन ने खाया तो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलती है, बेस के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी मिलती है। सो आपको ये 10% रूल को भी पता होना चाहिए कि 10% रूल क्या बोलता है। सो होप सो आपको ये फूड चेन और जो एनर्जी लेवल होते हैं और जो 10% रूल है वो क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज डू वी हैव फ्रॉम आवर बर्थ, कि ऐसी कौन सी इम्यूनिटीज होती हैं जो बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज पैसिव इम्यूनिटी, बी इज इनेट इम्यूनिटी, सी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और डी इज एक्टिव इम्यूनिटी। अब सबसे पहले हम अलग अलग इम्यूनिटीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव इम्यूनिटी की। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, वो खुद प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ही, कि ऐसी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज की वजह से हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर पा रही है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी, कि ऐसी एंटीबॉडीज है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रही बट बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं।
तीसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि जो हम इम्यूनिटी खुद एक्वायर करते हैं, जैसे कि पोलियो के लिए हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, कोरोना वायरस आया था उसके अगेंस्ट हमारे पास इम्यूनिटी काफ़ी कम थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, वैक्सीन का यूज़ किया। तो हमने वहाँ पर वैक्सीन का यूज़ करके हमारी बॉडी के अंदर उन वीक ऑर्गेनिज्म की एंट्री करवाई, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एक्वायर हुई। तो इस तरह की इम्यूनिटीज कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। आगे आता है इनेट इम्यूनिटीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसी इम्यूनिटीज जो हमें बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटीज बोलते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के टाइम से हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, एक्टिव क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज खुद बनाती हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। ये हमने बॉडी इम्यूनिटी खुद बॉडी एक्वायर करती है वैक्सीन वगैरह का यूज करके। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है, हम इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय डैश डेफिशिएंसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं बांझपन। ठीक है, तो वो किस विटामिन की कमी से उसका रीजन होता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12 और नन ऑफ दीज। सो देखिए जो ये इनफर्टिलिटी होती है, इसका जो रीजन होता है वो होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ई होता है इनफर्टिलिटी का रीजन होता है। होता क्या है इसमें कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है वो मूव नहीं कर पाता इतना इजिली, और ये मेनली क्या होता है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखी गई है। मतलब ये इसकी कमी कहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स में जो एग की प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाती, उसकी वजह से जो स्पर्म और एग है वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाते, या फिर स्पर्म इतने ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर पाते। ठीक है, जब वो रिप्रोडक्शन वाला स्टेप चलता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि जो इनफर्टिलिटी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, सो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से आपको पता क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, खून की कमी को पूरा करता है ये, तो मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में अंदर, तो इसको बोलते हैं विटामिन B12। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालामिन। केमिकल नेम आपको सभी के याद होने चाहिए, जो भी विटामिन है उसका केमिकल नेम काफ़ी हद तक पूछा गया है एग्जाम्स में, तो केमिकल नेम का आपको सभी विटामिन के पता होना चाहिए। अब उसी तरह विटामिन हमारा डी का क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफिरोल होता है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। तो इस तरह से आपको बस टिप्स पे होने चाहिए सारे नाम। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर था दैट इज विटामिन ई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये भी काफी मतलब रिसेंटली करंट अफेयर्स में चला हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, नेम ए क्रॉप डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडिया, कि ऐसी क्रॉप जो इंडिया में जेनेटिकल इंजीनियरिंग से, मतलब उसके जेनेटिक्स में कुछ चेंज करके, ठीक है, उसको जेनेटिक्स को मॉडिफाई करके, जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन लाके कोई इस क्रॉप को इंडिया में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज बीटी कॉटन, बी इज बीटी टोमेटो, सी इज बीटी पोटैटो और डी इज बीटी जूट। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन को बनाया गया है इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। देखो बीटी कॉटन में पहले होता क्या था कि वहां पर जो इंसेक्ट होते थे वो इसके फसल को खराब कर देते थे। फिर जब इसमें जब इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया तो इसको रेजिस्टेंस बना दिया गया उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होनी शुरू होगी। तो इसलिए जो इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग से जो क्रॉप प्रोड्यूस करी गई है, ठीक है, उसका नाम क्या है, हमारा बीटी कॉटन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट में भी बना हुआ था और बायोलॉजी की भी आपको इसके पता होना चाहिए कि इसमें था क्या, कि कौन सी कमी की वजह से इसको इसमें प्रोड्यूस किया गया, इसमें चेंज किया गया। तो वो क्या था, बीटी कॉटन। अब ये क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब वो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट जिसका इसको सबसे खतरा होता है वो इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज बीटी कॉटन विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज ए हाई बीओडी वैल्यू मीन्स, कि जब हाई बीओडी होगा उसका मतलब क्या होगा। पहले तो आपको बीओडी पता होना चाहिए। बीओडी क्या होता है, हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बोला हुआ क्या है कि व्हाट डज ए हाई बीओडी वैल्यू मीन्स, कि अगर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी तो उसका मतलब क्या होगा।
तो सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए किसी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को अपने जो उनको फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, उसको डिकम्पोज करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखो जितना ज्यादा बीओडी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर के अंदर पोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ऑक्सीजन के लिए। तो हाई वैल्यू ऑफ बीओडी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए प्योरिटी ऑफ वाटर, बी हाई पॉल्यूशन रेट ऑफ वाटर, सी वाटर इज पॉइजनस और डी नन ऑफ दिस। सो हाई वैल्यू बीओडी का मतलब क्या होता है कि वाटर में पॉल्यूशन काफी हाई लेवल का हो चुका है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज हाई पॉल्यूशन रेट ऑफ वाटर विल बी द राइट आंसर। अगर बीओडी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब जो वाटर के अंदर वो पॉल्यूशन लेवल है वो भी क्या है, काफी कम है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। सो बीओडी की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीओडी बोलता क्या है, ठीक है, और उसका हाई वैल्यू से क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ चुका होता है वाटर में, ये सिग्निफाई करता है बीओडी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या पूछा हुआ है, ह्यूमन बींग्स हैव हाउ मेनी ऑटोसोम्स, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितने ऑटोसोम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज 44 पेयर्स, बी इज 23 पेयर्स, सी इज 20 पेयर्स और डी इज 22 पेयर्स। सो आपको ऑटोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। इन 23 में से ये जो 22 पेयर्स होते हैं, ये अगर बात करें भी हर ऑर्गेनिज्म में सेम रहते हैं। 22 पेयर्स अगर कोई पेरेंट से, ठीक है, कोई उनका आगे मेल या फीमेल कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो ये 22 पेयर्स उन सभी में सेम रहेंगे। जो एक पेयर है वही क्या करता है, इनमें डिफरेंस लेके आता है, ठीक है। जो एक पेयर है यही जो रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होते हैं उनके अंदर वेरिएशन का रीजन बनता है, ये जो एक पेयर होता है। अब ये जो 22 पेयर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। 22 पेयर्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो एक पेयर होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। याद रखना जो 22 पेयर्स होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं और ये जो वेरिएशन आती है वो इसी एक पेयर की वजह से आती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग जीन्स की क्या होती है, थोड़ी बहुत अल्टरेशन की जाती है। मतलब डीएनए कोई ना थोड़ा बहुत सेम कॉपी नहीं होता, कोई ना कोई इसमें एरर आ जाता है। उसी एरर की वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। सो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं, उनमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और एक पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का। सो यहां से यही पूछा होता है ह्यूमन बीइंग्स हैव हाउ मेनी ऑटोसोम्स। सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है तो क्या होगा, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम कैसे करते हैं, तो वैसे वो करना इलीगल है। तो फीमेल्स में XX होते हैं, मेल्स में क्या होते हैं, XY होते हैं। इसको मैं यहां से, तो फीमेल्स में होता है XX, मेल्स में क्या होता है XY। तो जब कभी भी फीमेल का एक X और मेल का एक X मिलेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई फीमेल पैदा होगा। अगर फीमेल का X और यहाँ पर मेल का Y कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई मेल पैदा होगा। तो डिसाइड कौन करेगा कि कौन फीमेल हो कौन मेल होगा, वो जो मेल के पास XY क्रोमोसोम है ये डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कोई मेल होगा या कोई फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल तो हमेशा X ही डोनेट करेगी। और कलर ब्लाइंड का भी यही रीजन होता है कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि ये जो X क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं कैरियर होते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर किसी एक, क्योंकि X कैरियर है, तो अगर X के मेल के अंदर एक ही X अगर इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम पाया गया जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसमें तो पक्का श्योर है कलर ब्लाइंडनेस होगी। जबकि अगर फीमेल में अगर किसी एक के ऊपर पाया गया तो कलर ब्लाइंडनेस का चांस नहीं है। अगर फीमेल के दोनों जो XX क्रोमोसोम्स है इनके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस पाएगी तब फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होगी। अदरवाइज जो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस होते हैं वो मेल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में काफ़ी कम होते हैं। सो होप सो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17।
सो 17 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि इनमें से कौन से अधिकांश आनुवंशिक विकारों का कारण बनते हैं, कि किसकी वजह से क्या होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं वो किस चीज की वजह से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज म्यूटेशन, बी इज जेंडर ऑफ ए पर्सन, सी इज ग्रोस क्रोमोजोनल एबनॉर्मलिटीज एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। सो देखिए जो भी चेंजेस आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में या जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, बीटी कॉटन में भी क्या किया था, वहां पर उन्होंने जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड किया, मतलब उसको म्यूटेट किया। तो जब जेनेटिकली किसी चीज की मॉडिफिकेशन कर देते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। तो यही पूछा हुआ था कि कॉज क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर का, तो ऑप्शन नंबर ए म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जीन्स में या हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज किया गया। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम म्यूटेशन बोल देते हैं। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब पूछा हुआ है द वस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ, कि जो संवहन बंडल होता है प्लांट्स में पाया जाता है ये, मतलब कि आप ये क्या करते हैं फूड वगैरह या फिर मिनरल्स वाटर वगैरह वाटर प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना होता है। तो ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो किससे बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज जाइलम, बी इज फ्लोएम, सी इज बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, डी इज कैम्बियम। सो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बोथ जाइलम एंड फ्लोएम विल बी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ जाइलम एंड फ्लोएम विल बी द राइट आंसर। देखो जाइलम का काम क्या होता है कि जो भी मिनरल है वाटर है उसको ट्रांसफर करना अलग अलग या ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और ये जो इनकी डायरेक्शन होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, मतलब जो जाइलम है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो फूड मटेरियल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। अब जो जाइलम है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। जो जाइलम है वो मेनली किससे बना होता है, वो इसमें जो डेड टिश्यूज होते हैं मेनली किससे बना होता है, ये डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है। और जो फ्लोएम होता है उसमें मेनली क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोएम में डेड कौन सा, लिविंग कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर ये सारे डेड है तो इसमें एक लिविंग होता है, सारे तो मेनली डेड होते हैं, उसमें 4 होते हैं इनमें मेनली, 4 में से 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। यहाँ पर 3 लिविंग होते हैं और एक डेड होता है। सो देखो जो जाइलम में डेड होता है वो कौन सा होता है, हमारा जाइलम लिविंग होता है जाइलम में, पर जो जाइलम एक लिविंग होता है वो कौन सा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। यही अकेला एक टिश्यू होता है जाइलम में जो लिविंग होता है, बाकी जो जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम कोलेनकाइमा होता है, ठीक है, जाइलम वेसल होते हैं, वो सारे डेड होते हैं। तो ये डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है, और अकेला जो लिविंग होता है इसमें जाइलम पैरेन्काइमा होता है। उसी तरह अगर फ्लोएम की बात करें, इसमें फ्लोएम ट्यूब वेसल्स होते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो इसमें जो फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम फाइबर वो डेड होता है, और बाकी वो तीनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो यहां से अगर आपको और डीप में क्वेश्चन पूछना हुआ तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जाइलम की जो जाइलम में जो एक लिविंग टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फ्लोएम में डेड होता है वो कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था विल बी द राइट आंसर, कि जो वस्कुलर बंडल है वो दोनों ही जाइलम एंड फ्लोएम से मिलके बनते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है प्लांट्स प्राइमरली लॉस वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कि जो वाटर हैं, जो पौधे हैं वो वाटर को लूज किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्यूटेशन, बी इज फोटोसिंथेसिस, सी इज ट्रांसपिरेशन, डी इज ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर जो लूज करते हैं वाटर को प्लांट्स वो किसके थ्रू करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स है वाटर को लूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या पूछा हुआ है, और डैश सॉल्यूशन कॉजेज सेल टू श्रिंक, कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब जो सेल के कंपोनेंट है वो बाहर निकल आते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया है हाइपोटोनिक, बी इज हाइपोटोनिक, सी इज आइसोटोनिक, और डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है
कि जहाँ से जो कंपोनेंट है सेल के अंदर के वो बाहर निकल आते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ इन सभी तीनों टर्म्स को कि क्या क्या ये होती हैं। सो अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूँ तो आपको हाइपर से याद रखना कि हाइपर में मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एंगर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है लिक्विड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कंसंट्रेशन बाहर क्या होती है, कम होती है। और देखो यहाँ पर क्या कौन सी प्रोसेस काम करती है, फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में होती है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, अंदर तो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है और बाहर क्या होती है, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है। तो इसलिए अंदर से जो लिक्विड है बाहर मूव कर जाता है, उसकी वजह से सेल क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। उसी तरह अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करूं तो हाइपोटोनिक में इसका उल्टा होता है, बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड सेल के अंदर एंटर कर जाता है, उसकी वजह से सेल स्वेलिंग कर जाता है। तो वो किसकी वजह से होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। आइसोटोनिक न्यूट्रल रहता है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर होती है उतनी कंसंट्रेशन उसकी सराउंडिंग में होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन सेम रहती है दोनों पार्ट का, मतलब सेल के अंदर भी और सराउंडिंग में भी, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। सो यहाँ पर जो सेल श्रिंक करता है वो किसकी वजह से करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके वो फिर सेल श्रिंक कर जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी ऐड करी हुई है जिसके थ्रू आपको और इजीली समझ आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सेल के अंदर का लिक्विड है बाहर जा रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। देखो यहाँ पे अगला आइसोटोनिक है, यहाँ पे सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना देखो यहाँ दिखाया हुआ ना, यहाँ पर नेट बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही है, एरो की तरफ देखना, यहाँ पर जो नेट मूवमेंट है वो आउटवर्ड्स है। यहाँ पर देखो इनवर्ड मूवमेंट भी है, एक इनवर्ड मूवमेंट है, एक आउटवर्ड मूवमेंट है कि जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा यहाँ पे। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपोटोनिक में देखो मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, इनवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो उसकी वजह से देखो सेल इसका साइज क्या है, बढ़ गया, इसका सेम रहा, इसका साइज श्रिंक हो गया। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। थैंक यू।